तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। तुम्हें उससे शादी भी करनी है। लड़की बोलती है कि भाई मेरे पिताजी बड़े खतरनाक है, बंदूक से उड़ा देंगे। तो क्या करोगे तुम? सर भाग के शादी कर लेगे? अरे सीधे भाग के शादी करोगे या ट्राई करोगे कुछ बीच में? सर ऑडिट पढ़ रहे हैं क्या? मैंने कहा अभी ऑडिट पे भी आएगी, टेंशन मत ले। सीधे भाग के शादी करने का सोचोगे क्या? नहीं। तुम पहले क्या ट्राई करोगे? लड़की की मम्मी से बात करके देखते हैं, ठीक है। लड़की के मम्मी से बात करके देखते हैं, काम बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं काम बना तो फिर तुम एक बार कोशिश करोगे बड़े लेवल पे। लड़की के पिताजी से बात करके देखते हैं, ठीक है। काम बन गया तो बहुत बढ़िया, वरना लास्ट ऑप्शन तो तुमने सोच ही रखा है, भाग के शादी करने का, ठीक है। तो इस स्टोरी से समझ में आता है कि सीधे फाइनल स्टेप की तरफ नहीं जाना है, हमें स्टेप बाय स्टेप पहले मम्मी के पास में गए, फिर पापा के पास में गए, उसके बाद में हमने फाइनल स्टेप लिया, है ना। बस इसी स्टोरी को ध्यान में रख के चलना, ये स्टोरी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। ऐसे 450 इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। बस स्टोरी को ध्यान में रख के चलना। मम्मी है मैनेजमेंट, पिताजी है टीसीडब्ल्यूजी, और बस हमारी प्यारी प्यारी बातें होगी, ठीक है। बहुत आसान स्टैंडर्ड है, बट बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए आपको। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहले अपन बातें करेंगे थोड़ी सी। ऑडिट में तुम्हें क्या करना है? ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, देखने के लिए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। लेट्स से तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिल गए, मिसस्टेटमेंट मिल गए तो क्या तुम सीधे मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे? हम तो मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऐसे ऐसे करोगे क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करते, सीधे फाइनल स्टेप पे नहीं जाते। एक ऊपर ऊपर से बातें करते हैं ना, फिर अपन इसमें बातें करेंगे थोड़ी सी, पूरा फिर डिटेल में जाएंगे। यार तुम्हें अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिला तो तुम्हें मटेरियलिटी एंगल भी देखना है, ठीक है। अच्छा मिसस्टेटमेंट मिला तो तुम मैनेजमेंट के पास में भी जाओगे, अरे करेक्ट कर दे ये मिसस्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई कर रखा था, दैट इज मिसस्टेटमेंट। तुमने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट प्लीज करेक्ट, मैनेजमेंट ने कर दिया करेक्ट, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी क्या? क्या तुम फिर भी मॉडिफाई करोगे? नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर करेक्ट कर दिया मिसस्टेटमेंट तो ठीक है ना यार, यही तो चाहते थे। अगर मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी तो ठीक है ना, है ना। सर करेक्ट नहीं करा तो तुम बड़ी अथॉरिटी के पास में जाना, टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाना, उनको बोलना करेक्ट करो। और फिर भी करेक्ट नहीं होता, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, देन यू विल गो फॉर मॉडिफिकेशन। इस तरीके से प्रोसेस तुम्हारा चलता है, ठीक है। तुम सीधे ऐसा नहीं होता भाई मिसस्टेटमेंट मिला मॉडिफाई मॉडिफाई मॉडिफाई, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसी स्टैंडर्ड में हम इन टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको एक चेन दिखाई, अब इसी चेन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड का नाम देखो, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? ऐसे 450 एवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट। ये जो तुम्हें भर भर के जो मिसस्टेटमेंट मिलते हैं ना ड्यूरिंग द ऑडिट, उनका करना क्या है, ये स्टैंडर्ड इसके बारे में बात करेगा। ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है। क्लैरिटी है? अब इस स्टैंडर्ड को पहले तो इसका ऑब्जेक्टिव समझो, ऑब्जेक्टिव समझो। चलो यार अपन है ना अपने नोट्स ही बनाते हैं ना, सिंपल सोबर नोट्स बनाएंगे हैंड रिटन। इधर आ जाओ। हम्म, जस्ट चलो। ऐसे 450। सो पहला तो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्या है। एज अ ऑडिटर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? देखो मेरी बात सुनो, आपको ये जो मिसस्टेटमेंट मिले ना, मिसस्टेटमेंट मिले ना, आपको दो चीज़ें देखनी है इस पे। तो दो चीज़ें क्या देखनी है? पहले तो आपको देखना है इफेक्ट ऑन ऑडिट, और दूसरा आपको देखना है इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके कारण? अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के कारण, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट के कारण।
ये जितने भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले, उनके कारण ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है। हम दोनों ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव देखो, जस्ट अ मिनट। एक सेकंड रुको भाई, कुछ लैपटॉप के टच में इशू आ रहा है। चलो इधर देखो। सो वी आर डिस्कसिंग टॉपिक नंबर 1 का हमने थोड़ी सी बात करी। सर क्या है वो बात? जो भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले ना, वो तुम्हारे ऑडिट पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है, तुम्हें ये देखना है। ठीक है सर। और दूसरा, जो मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गए, उसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, दो चीजें देखनी है। द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा ये जो फर्स्ट है, ये डिस्कशन यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है सर। सर तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा मेरी बात सुन, जो भी मिसस्टेटमेंट है तू सबको एक्यूमुलेट कर ले, सबको एक्यूमुलेट कर ले। ठीक है सर। सर वो कोई लेट से छोटे मोटे मिसस्टेटमेंट है, बिल्कुल छोटे से मिसस्टेटमेंट है, जिनको बोला जाता है ट्रिवल। सर व्हाट इज ट्रिवल? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जिनको आप एग्रीगेट करोगे भी ना तो कभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही नहीं सकते, बहुत छोटे से। ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जितने भी मिसस्टेटमेंट है ना सबको एक्यूमुलेट कर ले, बट ये जो वेरी ट्रिवल है ना, क्लियरली ट्रिवल, विच इज वेरी क्लियरली ट्रिवल, जो मिसस्टेटमेंट विच इज वेरी क्लियरली ट्रिवल, उनको एक्यूमुलेट मत करना, उनको छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है? जो मिसस्टेटमेंट क्लियरली ट्रिवल है उनको छोड़ देना, बाकी के सारे मिसस्टेटमेंट को एक्यूमुलेट कर ले। ठीक है सर। अब एक्यूमुलेट करके तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पहले फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन द ऑडिट। देखो भाई, तुमने स्ट्रैटेजी, तुमने प्लानिंग, मेरे फोकस करके चलना, तुमने स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है। अब मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं, तो मिसस्टेटमेंट मिल रहे हैं ना, तो तुम्हें सोचना है, आगे नहीं बढ़ना, तुम्हें सोचना है, बैठे बैठे सोचना है, यार ये मिसस्टेटमेंट जो मिल रहे हैं, क्या इसके कारण आई नीड टू रिवाइज माई स्ट्रैटेजी, आई नीड टू रिवाइज माई प्लानिंग। सर वाई वाई वाई, मैंने कहा यार देख, थोड़ा सा समझना है यार। तुमने जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी करी थी, वो एक बनाई थी, बेस बनाया था। ठीक है, अभी स्टेटमेंट तुम्हें मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, तुमने उनको एक्यूमुलेट करा, और फिर तुम देख रहे हो यार, क्या मुझे मेरे स्ट्रैटेजी प्लानिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या, क्या मुझे मोर एक्सपीरियंस टीम स्टाफ को लेके आने की ज़रूरत है क्या, क्या मुझे टाइम देना की ज़रूरत है क्या। ठीक है, तो तुम देख रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि क्या मुझे ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या। The auditor shall determine whether the overall audit strategy and audit plan need to be revised. If दो केसेस में, सर दो केसेस में क्या, जो भी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड हुए ना, उनका नेचर और उनके सर्कमस्टेंसेस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दूसरे मिसस्टेटमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिला, मिसस्टेटमेंट का नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ये आपको क्लियरली बता रहे कि दूसरे मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एंड उनका जब एग्रीगेट करेंगे ना, तो वो मटेरियल हो जाएगी। व्हेन एग्रीगेटेड विथ मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ऑडिट कुड बी मटेरियल। मतलब आप कहने की कोशिश करो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होएगी। ठीक है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, जो मिसस्टेटमेंट तुम्हें मिल गए हैं ना, उनका ही एक्यूमुलेट करोगे ना, तो मटेरियलिटी को अप्रोच कर रहे हैं। सर एग्जाम्पल दोनों मैं देता हूँ अभी। ठीक है, दोनों पॉइंट के मैं एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ। आओ टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 देखना। टॉपिक नंबर 2, इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट।
सर क्या मतलब है इसका? ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा? नीड टू रिवाइज ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इफ, कब? नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ अदर मिसस्टेटमेंट। सर क्यों? क्योंकि मेरे भाई सैम्पलिंग बेसिस पे तू मिसस्टेटमेंट करता है, सैम्पलिंग बेसिस पे तो तू ऑडिट प्रोसीजर लगा के मिसस्टेटमेंट ढूंढता है। ठीक है, और इनका जो एग्रीगेट होगा ना, इट वुड रिजल्ट इन मटेरियल। तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना पड़ सकता है? रिवाइज करना पड़ सकता है। दूसरा क्या, जो एक्यूमुलेट तुमने मिसस्टेटमेंट करे ना, एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट करे ना, इनको भी अगर एग्रीगेट कर दो ना, तो ये मटेरियलिटी को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब तुमने मटेरियलिटी 10 लाख करी थी, जितने भी मिसस्टेटमेंट मिले सबका टोटल ही 10 लाख के करीब पहुंच रहा है। देन देयर कैन बी अ केस जहां पे आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग को रिवाइज करना पड़े। ठीक है सर, लेट्स से ऐसा क्यों सर? तुमने टीम मेंबर कम रख रखे थे, एक्यूमुलेट मिसस्टेटमेंट ही मटेरियलिटी को क्रॉस कर रहे, तो तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार देयर कैन बी अ केस जहाँ पे भर भर के मिसस्टेटमेंट और मिले, तो तुम और एक्सपीरियंस स्टाफ को लेके आने की सोचोगे। यू आर रिवाइजिंग योर स्ट्रैटेजी, यू आर रिवाइजिंग योर प्लानिंग। ठीक है, क्या इतना बेसिक पॉइंट समझ में आया तुम्हें? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो ना। ये अगर तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले है, सम कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है आज, कोई बात नहीं, चलो फोकस करो। तुम्हें जो ये मिसस्टेटमेंट मिले, तुम उसका क्या करोगे? तुम आगे बढ़ोगे और मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू करेक्ट मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा मिसस्टेटमेंट जो करेक्ट करने हैं वो कैसे? देखो मेरे भाई, मेरी बात सुन। 100 सैंपल थे, 100 लेट्स से टोटल मिला के इन्वॉइसेस थे, तुमने उसमें से 20 सैंपल लिए और 20 सैंपल में से लेट्स से 4 में मिसस्टेटमेंट मिले, तो तुम मैनेजमेंट को क्या बोलोगे? भाई मेरे मैनेजमेंट 4 मिसस्टेटमेंट जो मिले ना, ये 4 सैंपल में जो मिसस्टेटमेंट मिले ना, इसको तो तू करेक्ट कर ही कर। साथ के साथ में तुझे ये देखना है कि बाकी के जो सैंपल्स मैंने नहीं लिए उनमें भी कोई मिसस्टेटमेंट है क्या? अगर उनमें भी मिसस्टेटमेंट है तो उनको भी करेक्ट कर, बिकॉज हम तो सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं ना। ठीक है, अब सैम्पलिंग बेसिस पे हमें मिसस्टेटमेंट मिले तो हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट देख, इसमें तो ये गलतियां है, इसको तो सही कर, बाकी के मिसस्टेटमेंट को भी तुझे करेक्ट करना है। ठीक है सर। अच्छा, ऑब्वियसली क्रॉस चेक करोगे तुम, क्रॉस चेक करोगे कि क्या ये मैनेजमेंट ने करा है या नहीं करा है, मैनेजमेंट ने मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया या नहीं कर दिया है, क्रॉस चेक करोगे। ठीक है सर, ये काम तो हमारा हो जाएगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसी चेन को यहीं पे आगे बढ़ा रहा हूँ। पहली बात, यहाँ पे मैनेजमेंट के पास में 2 ऑप्शन है। मैनेजमेंट करेक्ट्स तो ओके, बट मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू करेक्ट। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू करेक्ट कर देता है तो व्हाट विल यू डू? यू विल अंडरस्टैंड द रीजन, अंडरस्टैंड द रीजंस। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे मैनेजमेंट ने मना करा है तो तुम किसके पास में जाओगे अब? कम्युनिकेट टू TCWG। जितने भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है सबके बारे में उनको बताओ। ठीक है, तुम ऐसे छोड़ोगे थोड़ी ना। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, बताओ भाई उनको। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट, और उनको बताओ भाई रिफ्यूजल के कारण मैं मॉडिफाई भी करूँगा अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो।
समझ पा रहे हो तुम? ये तुम्हारी एक बेसिक स्टोरी है सर। वापस इस स्टोरी को रिवाइज कराओ ना, फिर मैं तुम्हें नोट्स पूरा रीड करवा दूंगा, डोंट वरी। मैनेजमेंट मैनेजमेंट अगर स्टेटमेंट को करेक्ट कर दे तो वेरी गुड, बट इफ मैनेजमेंट इज रिफ्यूजिंग टू करेक्ट, then what you need to do, you need to understand the reasons behind the refusal of management and then proceed with the communication to the TCWG। TCWG को सारे जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, सर सारे मिसस्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने कहा भाई जो करेक्ट कर दिया उसकी तो बात ही खत्म हो गई ना, क्यों मैटर को स्ट्रेच करना है? बट अगर जो करेक्ट नहीं किया है तो तुम TCWG के पास में जाओगे, TCWG को बोलोगे कि सर करेक्ट करवाओ सर, और TCWG को फिर तुम क्लियरली बोलोगे इफ यू आर नॉट करेक्टिंग देन आई विल मॉडिफाई द ओपिनियन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्या ये बेसिक बातें तुम्हें समझ में आती है? अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बीच बीच में रीअसेस द मटेरियलिटी भी करेंगे, कुछ प्रायर पीरियड के मिसस्टेटमेंट को भी देखेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम साथ में भी नोट्स में देखेंगे। बट ये बेसिक चेन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अभी बीच बीच में एक दो पॉइंट है जो अपन अभी नोट से देख लेंगे, बट ये ही कॉन्सेप्ट है ऐसे 450 का, कुछ अलग नहीं है। देखो सीधी सी चेन है, तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले, तुम मिसस्टेटमेंट मिले, कोई क्लियरली ट्रिवल है इग्नोर दैट, अदरवाइज एक्यूमुलेट करो, देखो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारी प्लानिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या, एंड मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो सारे मिसस्टेटमेंट, टाइमली कम्युनिकेट करना, ऑब्वियसली टाइमली कम्युनिकेट करो ताकि वो मिसस्टेटमेंट करेक्ट कर दे। इफ दे आर एक्सेप्टिंग and agreeing to correct the misstatement, then there is no situation of cause, okay, everything is okay। बट जैसे ही वो रिफ्यूज करते हैं आपको रीजंस को अंडरस्टैंड करना है, मटेरियलिटी को भी रिवाइज करना होता है, बात करेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। एंड कम्युनिकेट टू TCWG ऑल अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट को तो छोड़ो ना, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को कम्युनिकेट करो TCWG को, एंड इस बार उनको बोल देना भाई अगर नहीं कर रहे ना तुम और मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैं मॉडिफाई की तरफ जाऊंगा, मैं मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊंगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये है ऐसे 450 का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में एक मटेरियलिटी को रिवाइज करने की बात आएगी, एक प्रायर पीरियड आइटम्स की बात आएगी, वो अपन अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आओ, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, एक बार क्या फ्लो समझना ज़रूरी है, क्योंकि वरना तुम ये टॉपिक को बस पढ़ते जाओगे, लिंक नहीं करोगे। सो auditor may ask management to examine and rectify misstatement in transaction account balance or disclosure based on identified or projected errors। After correction क्रॉस चेक कर लो that no misstatement remain, ठीक है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ये ऑब्वियसली टाइमली कम्युनिकेशन होना चाहिए, टाइमली कम्युनिकेशन होना चाहिए, लॉ अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ और रेगुलेशन। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो फॉर करेक्शन, ठीक है, करेक्शन हो जाएगा तो इट विल गिव अ बेटर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है कि नहीं नहीं हम तो करेक्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट रीजन, फैक्टर दीज रीजंस इनटू द असेसमेंट ऑफ वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है सर। देन व्हाट यू नीड टू डू, इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट जो करेक्ट हो गए वो तो छोड़ दो, अनकरेक्ट मिसस्टेटमेंट की तरफ बात करो। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में तुम्हें क्या करना है, उससे पहले TCWG से कम्युनिकेट करने से पहले बस एक बार मटेरियलिटी को रीअसेस कर लेना। यही पॉइंट बस हमें डिस्कस करना था जो मैंने चेन में नहीं डाला था। मटेरियलिटी को एक बार रीअसेस कर लेना। मटेरियलिटी को रीअसेस क्यों करना है सर? यार सपोज कर कोई मिसस्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड है, कभी भी वो मटेरियलिटी को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई लोड है क्या फिर? नहीं सर। तो इसलिए एक बार मटेरियलिटी को रीअसेस कर लो, जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रहेगा मटेरियलिटी को रीअसेस कर लो, ठीक है। और उसके बाद में डिटरमाइन करो कि भाई क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ठीक है। उसके लिए व्हाट यू विल डू, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर मटेरियल इंडिविजुअली ऑन इन एग्रीगेट। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन तुम्हें जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो कंसिडर करने, साथ के साथ में जो मिसस्टेटमेंट पिछले साल के थे जो कि अनकरेक्टेड है, पिछले साल की भी कोई मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं जो अनकरेक्टेड है, उनको भी साथ के साथ में इस बार तुम कंसिडर कर लेना। इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड,
क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये थॉट प्रोसेस समझ में आता है? सर एक बार वापस बता दो ना। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, ये हमारा चार्ट था ना, ये हमारा चार्ट था, अंडरस्टैंड द रीजन, कम्युनिकेट टू TCWG। उससे पहले बस एक स्टार बना दे, रीअसेस द मटेरियलिटी। ठीक है, कम्युनिकेट टू TCWG, क्या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तुम्हें करने थे? एक बार देख लो कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है क्या, मटेरियलिटी को एक बार रीअसेस कर लो, देख लो। ठीक है, साइज एंड नेचर ऑफ द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और प्रायर पीरियड में जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उनको भी हम कंसीडर करते हैं, मटेरियलिटी को रीअसेस कर ले, मटेरियल डिटरमाइन कर लेते कि क्या ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है क्या। अगर है तो व्हाट यू विल डू, वी विल कम्युनिकेट विथ TCWG। ठीक है, तो ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट विथ TCWG अबाउट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ और रेगुलेशन। साथ के साथ में हम जो TCWG को कम्युनिकेट करेंगे ना, हम क्लियरली उनको बताएंगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मटेरियली अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मस्ट बी इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, अगर वो करेक्ट कर दे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करेक्ट करे तो आगे बात करेंगे। ठीक है, द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट, अच्छा साथ के साथ में वो प्रायर पीरियड वाला भी कम्युनिकेट करना है, प्रायर पीरियड के जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो भी हम कम्युनिकेट करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? ठीक है, चेन समझ में आई? अच्छा, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट TCWG ने, बस यहाँ पे 2 पॉइंट और है, फिर ऐसे 700 कनेक्ट होता है। TCWG ने करेक्ट कर दिए, तुम्हें कोई दिक्कत? क्या तुम्हें कोई दिक्कत? नहीं सर हम राजी, TCWG राजी, कर लो शादी, स्टार्टिंग वाला एग्जांपल। ठीक है, बट TCWG ने करेक्ट नहीं करे। ओ, तो तुम किसकी तरफ जाने की कोशिश करोगे? सर हम मॉडिफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जाना जाना जाना, वो ऐसे 700 में जाना, ऐसे 450 यहीं तक की बात करता है। ठीक है, TCWG ने रिफ्यूज कर दिया करेक्ट करने को, तो ठीक है, मॉडिफिकेशन में हम बात कर सकते हैं ऐसे 700 705, बट ठीक है हमारा दायरा भी 450 की तरफ है तो यहीं तक ही बात करेंगे। बस यहाँ पे 450 ने 2 बातें और बोल दी। सर 2 बातें क्या? एक तो WR की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, मैनेजमेंट से एक WR का लेटर ले लेना, लिखवा के ले लेना। सर क्या पॉइंट इज क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करो, दिस इज हाई लेवल ऑफ कॉन्सेप्शन नॉलेज। TCWG यार तुम क्यों करेक्ट नहीं कर रहे यार, क्यों करेक्ट नहीं कर रहे? TCWG ने रीजन दिए, सर कि ये है ना, जरूरत नहीं लग रही हमें करेक्ट करने की, ये मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ऑडिटर को मटेरियल में स्टेटमेंट होगा तो मॉडिफाई की तरफ जाएगा। TCWG वाला बोलता है कि सर नहीं है ये, ठीक है चल जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, लिख के दे, लिख के दे कि तू ये मिसस्टेटमेंट इसलिए करेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट तेरे हिसाब से इमटेरियल है। ओ, क्या बच्चों के दिमाग में क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट जमा हुआ होता है ना, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे गेम खेल जाता है। ऑडिटर WR क्या मंगवा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑडिटर WR बोल रहा है कि TCWG तो करेक्ट नहीं कर रहा ना, हाँ नहीं कर रहा, एक काम कर लिख के दे दे कि ये मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है इसलिए तू करेक्ट नहीं कर रहा। कैन यू कनेक्ट? कैन यू कनेक्ट? भाई हम है ना उसको क्या बोल रहे हैं कि तू लिख के दे दे यार, लिख के दे दे। ठीक है, हम लिख के नहीं देंगे तो भाई करेक्ट करना है यार, तू फिर क्या दिक्कत है तुझे, करेक्ट कर। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? फिर हम ऐसे 700 में जाते ना, तो कनेक्ट करते हैं मॉडिफिकेशन 700 705 मॉडिफिकेशन अनमॉडिफिकेशन का कनेक्ट करते हैं, पर इस तरीके से मिसस्टेटमेंट को इवेल्युएट करा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है क्या? एक बार मेरी बात सुनो ना, एक बार मेरी बात सुनो, पूरी अपनी आंखें बंद कर लो, अब मेरी बस बातें सुनो तुम। आंखें बंद कर लो, आंखें खोलना मत, आंखें बंद करके बस 2 मिनट सुनना। ठीक है, देख, देख मेरे भाई, देख मत, आंखें बंद रख। जितने भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट मिले सबको एक्यूमुलेट कर, जो कि क्लियरली ट्रिवल है उसको इग्नोर कर दे, देन डिटरमाइन
क्या तुझे ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लानिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली कम्युनिकेट मैनेजमेंट, जो जितने भी स्टेटमेंट है मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर, टाइमली कम्युनिकेट करो, उनको रिक्वेस्ट का करेक्ट करो। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करा, रीजंस को समझो, टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाओ। और टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाने से पहले एक बस मटेरियलिटी को रीअसेस कर लेना कि क्या ये जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियल है क्या। और साथ के साथ में वो प्रायर पीरियड वालों को भी ले लेना यार, उनको मत छोड़ना। ठीक है सर, हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया सर, हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, देन टीसीडब्ल्यूजी को अगेन रिक्वेस्ट करो, बट इस बार टीसीडब्ल्यूजी को ये जरूर बोलना कि भाई साहब तुम करोगे नहीं ना, और मटेरियल मिसट्रीटमेंट हुए ना, हम मॉडिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, हमारा ओपिनियन पे इस पे इम्पैक्ट आएगा। टीसीडब्ल्यूजी ने करेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। नहीं करेक्ट करे, डब्ल्यूआर लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन लो कि तुम ये करेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज तुम में बिलीव है कि ये मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है। यही वर्ड इंपॉर्टेंट है आईसीएस स्टडी मटेरियल में। एमसीक्यू देखोगे, तीसरे या दूसरे नंबर का एमसीक्यू ये मिलेगा, एग्जाम में आएगा, बच्चे गलत करके आएंगे। एंड फाइनल स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। से डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, जितने भी एक तो अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज क्लियरली ट्रिवल। एक अमाउंट जो तुमने सोचा है कि भाई इसके नीचे मिसस्टेटमेंट ट्रिवल मानूंगा मैं, वो तुम्हें अमाउंट डॉक्यूमेंट करना है। जितने भी तुम्हें मिसस्टेटमेंट एक्यूमुलेट हुए सबका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना है, और क्या वो करेक्ट हो गए या अनकरेक्ट हुए सबका डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें करना है। एंड फाइनली ऑडिटर कंक्लूजन एज टू वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और मटेरियल, और किस बेसिस पे तुम उस कंक्लूजन पे आए हो, तुम्हें उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, मई 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा था, आईसीआई स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चंस में दे रखा था। आईसीआई ने कहा चलो 4 नंबर का पूछ लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्या ये बातें तुम्हें समझ में आती है? डन डनाडन, दिस इज योर होल ऐसे 450। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है, मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे तुम्हें नहीं पढ़वा रहा हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक बैच है। ठीक है, इसमें भी और मैं डिटेल में जा सकता हूँ, बट यस, ठीक है, वो लिमिटेशन अपन रखेंगे। और बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के सामने हमने इसको डिस्कस कर लिया, ऐसे 450 कंप्लीट। डन। अब इसके बाद में ऐसे 230 करेंगे। ऐसे 230 विल बी लिटिल क्विक। ठीक है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, और मुश्किल से 30-35 मिनट में हम इसको बढ़िया तरीके से समझ लेंगे, इतना अच्छे से समझ लेंगे कि आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऐसे 230। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आईसीएस स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 बहुत इजी चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, समझो, कंसेप्ट को पहले समझ लो, क्या कंसेप्ट है, बड़ा इजी लगेगा। मुश्किल से मैक्सिमम आधे घंटे में अपना ये टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज बेसिकली रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसका? जो भी तुम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस गैदर करते हो, और फाइनली जो कंक्लूजन्स तुम ड्रॉ करते हो, सबका रिकॉर्ड को बेसिकली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आज एक सिंपल सी बात है, ऑडिटर को दिखाना है ना कि भाई उसने काम करा है, तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिना रिकॉर्ड के, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऑडिटर का काम ना के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में आता है, इसके लिए तुम कैसे बताते हो? लिख के बताते हो ना, एग्जामिनर को पता थोड़ी ना है कि तुम्हें आता है नहीं आता है। तुम लिख के जो बताओगे उसी को वही लगेगा ना कि भाई इसको इतना ही आता है। इसी तरीके से ऑडिटर ने जो काम करा, उसका ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन, सबका उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है भाई, कोई एनएफआर है, नफरा ने ऑडिट बिठा दी, इस पे चेकिंग करवा दी, क्या करोगे? बोलोगे सर हमने तो करा था सर ये। अरे क्या प्रूफ है? तो प्रूफ इज योर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज योर प्रूफ। क्या ये बात आपको समझ में आई? लॉजिक समझ में आया क्यों ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है? यार तुम पे कभी भी कोई रिव्यू बैठ जाए, चेकिंग हो जाए, तुमने क्वालिटी से काम करा, तुमने स्टैंडर्ड के बेसिस पे काम करा, प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर, दिस इज योर बेसिक लॉजिक। आ जाओ, देखो, मीनिंग इज वेरी सिंपल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, relevant audit evidence gather, and the conclusions
ऑडिटर रीच। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर भी बोलते हैं, वर्क पेपर भी बोलते हैं। ठीक है सर। अब एक छोटी सी बात ध्यान में रख के चलना, एडी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हमारा डॉक्यूमेंटेशन भाई, एंटिटी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो अपना मेंटेन करो। हम उसको सब्सटीट्यूट नहीं है भाई, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है। अब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंटी ऑडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ इंक्लूड होगी, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, वो चीज़ भी करते हैं। देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, ऑडिट प्रोग्राम्स हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपने जो परफॉर्म करे, इशू मेमोरेंडा, समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी आपने बना दी, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने मंगवाया था डेटर से, वो डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको। कोई चेकलिस्ट हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर में आपका कम्युनिकेशन हुआ था वो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है। इंक्लूडिंग ईमेल, ईमेल पे भी जो चीज़ें आती है आप उसको प्रिंट आउट लेके डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ठीक है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बस ध्यान में रख के चलना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट इंक्लूड, रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था इस पे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन बोला भी था आएगा एग्जाम में। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। पहली बात तो सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो तुमने इनिशियल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए या कोई लेट्स से वर्किंग पेपर बनाया, ड्राफ्ट वर्किंग पेपर्स, ठीक है, इनिशियल लेवल पे जो तुमने काम करा था, इनिशियल लेवल पे एग्जांपल के लिए लेट्स से तुमने कैश फ्लो लिया था एंटिटी से, ठीक है, वो कैश फ्लो, फाइनल कैश फ्लो एंटिटी ने तुम्हें वापस दिया, तो ये क्या जो ड्राफ्ट वाला है तुम रखोगे क्या? नहीं सर, इसको रखेंगे नहीं, इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग। आपने क्या, दो पेपर थे उस पर हैंड से कुछ चीज़ें लिख रखी थी, ये चीज़ें हम चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे, वो तुम्हें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए फिर एक प्रॉपर जो फाइनल चेकलिस्ट होगी, जो इनकम्प्लीट प्रिलिमिनरी थिंकिंग है उसको मत इंक्लूड करो, फाइनल थिंकिंग को इंक्लूड कर लो। ठीक है। प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स। कोई एंटिटी से आपने डॉक्यूमेंट लिया था, उसमें कुछ गलती थी, वापस सही होके आई है, तो वो गलती वाले को हटा दो। डुप्लीकेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट है, हटाओ ना यार, क्यों फाइल को बल्कि कर रहे हो। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रख के चलना है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट इंक्लूड 4 चीजें। अब 4 चीजों के छोटा सा निमोनिक ध्यान में रख के चलना, छोटा सा स्टोरी ध्यान में रख के चलना। तुम क्या कोई फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें ईयर प्रीवियस ईयर की मार्कशीट मांगी थी, तुम्हारे पास में थी नहीं, तो तुमने उसकी डुप्लीकेट निकलवाई। तुम्हारा फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया था, तुमने मार्कशीट खो गई थी, डुप्लीकेट निकलवाई, और ये काम हुआ ना, तो तुमने बोला बढ़िया, मजा आ गया, सुपर काम हो गया। सारे कीवर्ड्स इसमें आ गए हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आ गए हैं। आपको इसको याद कर लेना, आपको कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। वापस बोलो, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट खो गई थी, इसलिए फॉर्म इनकम्प्लीट रहा था, तो तुमने डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाई और तुम्हारा काम सुपर से ऊपर हो गया, शिल्पा सेठी। ठीक है, एडी डज नॉट इंक्लूड किए 4 पॉइंट। क्लैरिटी। अब मुझे बताओ ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप किसकी है? हमारी है भाई, ऑडिटर की ओनरशिप है। तो ऑडिटर की ये प्रॉपर्टी है। अब ऑडिटर की प्रॉपर्टी है तो ऑडिटर लॉ एंड रेगुलेशन अगर उससे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन को मना नहीं कर सकते, बट अदर केसेस में उसकी चॉइस है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, he may at his discretion make portions or extract from audit documentation available to client। क्लाइंट आपसे कोई वर्किंग मांगता है, तो आपकी इच्छा है उसको देना है या नहीं देना है। ठीक है, बट ध्यान में रखना, अगर आप उसको देते हो तो इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म। मतलब आपके वर्क परफॉर्म की वैलिडिटी खराब नहीं हो जाए, जो काम करा वो खराब नहीं हो जाए, या आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई सवाल नहीं उठे, इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान में रख के चलना। ठीक है सर, ओनरशिप किसकी है? ऑडिटर की ओनरशिप है। प्रॉपर्टी हमारा किसकी है? ऑडिटर की। ऑडिटर को लॉ एंड रेगुलेशन बोले तो उसको देना पड़ेगा, वो एक अलग केस है, बट नॉर्मल केस में उसका डिस्क्रिप्शन है। ही मे एट हिज डिस्क्रिप्शन मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल टू क्लाइंट। बट ध्यान में रख के चलना, इससे तुम्हारी काम की वैलिडिटी खराब नहीं होए। इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, और आपकी इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन नहीं आए, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, डन, दिस इज योर ओनरशिप पार्ट कंप्लीट। आ जाओ आगे। देन ऑब्जेक्टिव एंड नेचर, दोनों सिमिलर टॉपिक है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है। पहली बात, एज पर एस ए 230
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? इस स्टैंडर्ड के ये स्टैंडर्ड आपसे क्या उम्मीद करता है? अरे सर, सिंपल उम्मीद करता है डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। ये लाइन लिख के आनी पड़ेगी, सीधे 2 पॉइंट लिखोगे ना नंबर ही नहीं मिलेंगे। टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन सिंपल। एज अ ऑडिटर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई ना उसका बढ़िया बेसिस बने। किस बेसिस पे आपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दिया उसका बेस मिले, अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट। और आपकी ऑडिट प्रॉपर तरीके से प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड हुई है, मतलब आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को बढ़िया तरीके से फॉलो करा है, उसका एविडेंस दे। ठीक है, पॉइंट इसके लिए अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव बोलूँ तो सर हमें क्या करना है, हमें एज पर ऐसे 230 हमसे रिक्वायर करता है कि टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर, फिर आगे के पॉइंट लिखो। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइड करे अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर द ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर ओपिनियन एंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है सर। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देखो नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये बी पॉइंट तो एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक है, एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक है, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस दैट ऐसे 200 का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर है ना वो अचीव हो गया है। एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस फॉर अ कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एंड सेकंड पॉइंट अगेन वो आपका रिपीट हो गया है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख के चल लेना। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आपसे गलती से पूछ लेना तो ये लिख के जरूर आना टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन, वरना मैं अगर एग्जामिनर हूँ ना, मैं चेकिंग करूँ ना, मैं तो 0 नंबर दूंगा, क्योंकि बच्चा मेन चीज़ ही भूल गया, कुछ भी लिख के आ जाए नंबर नहीं मिलेगा। टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, डन। अब आ जाओ पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, थोड़ा सा फील लेके आना। देखो, ये हमारा जूनियर आर्टिकल, ये हमारा सीनियर आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा चार्टेड सीए मैनेजर। ठीक है, अब क्या होता है, सीनियर आर्टिकल अपना काम तो करेगा, जूनियर का रिव्यू करेगा, मैनेजर सबके काम को रिव्यू करेगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो सब पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सबको अपना अपना काम तो करना है, पर अपने जूनियर्स का काम को रिव्यू भी करना है। अब बात होती है रिव्यू कैसे करें, रिव्यू कैसे करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे। जूनियर आर्टिकल बोले जा रहा है सर मैंने तो ये करा था, मैंने तो वो करा था, मैंने कहा अरे दिखा 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 फाइल दिखा तेरी। सर वो तो नहीं है, तो फिर तूने कुछ नहीं किया। समझ पा रहे हो, तो पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये जो जूनियर आर्टिकल है ना इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। अच्छा, सीनियर आर्टिकल सीए जो भी लोग होंगे जो रिव्यू करेंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएंगे, डिस्चार्ज रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो ना, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपने करंट ईयर का करा, ठीक है, अब अगले साल भी सपोज करो आप ही ऑडिटर हो, तो क्या ये आपको प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट में हेल्प नहीं करेगा? हाँ सर। ठीक है, अच्छा फिर सिग्निफिकेंट मैटर आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भाई साहब आए, SQC 1 आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बोलता है, कौन करता है, EQCR। तो EQCR जब आएगा तो उसको क्या दिखाओगे, अरे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे, EQCR का रिव्यू हो जाएगा। हाँ सर, अरे वो एक्सटर्नल इंस्पेक्शन आप पे हो जाए, नफरा जैसी एजेंसीज आ जाए तो आपका काम हो जाएगा क्या? हाँ सर, एक्सटर्नल एजेंसीज का भी रिव्यू हो जाएगा, इंस्पेक्शन वुड बी बेटर वर्ड। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो क्या ये फिल्म से आप पॉइंट्स याद हो जाएंगे, लॉजिकली समझोगे ना तो पॉइंट्स याद हो गए, इनमें कोई निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं होती, हर चीज़ में निमोनिक बनाओगे क्या, सिंपल लॉजिकली सोचो, पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे। आ जाओ, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, assisting enabling the engagement team to be accountable for its work,
ठीक है, मैंने आपको जूनियर सीनियर के हिसाब से स्टोरी समझाई। अच्छा, जिसको रिव्यू करना है, असिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सीनियर वाला काम, जिसको अपना सुपरविजन रिव्यू वाला काम करना है, वो अपना काम कर पाएगा। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले थे, आपने उसका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। अब आप जब आगे की ऑडिट करोगे तो वो सिग्निफिकेंट मैटर का डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा टू प्रोसीड विद द ऑडिट। ठीक है सर। Enabling the conduct of quality control review and inspection in accordance with the SQC1, EQCR, and enabling the external inspection in accordance with the legal, regulatory और other requirement. I hope point is clear. Point आपको याद भी हो गए होंगे। Purpose of audit documentation complete. ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, 2 मिनट लो, खुद से पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद में वीडियो को प्ले करके आगे का पार्ट देखना। डन। ऐसे 230। अब प्रिपेरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज अ ऑडिटर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलता हूं, तुम्हारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर, मेरे वर्ड्स को फोकस करो, एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसको कोई ऑडिट से मतलब नहीं, जिसने कोई ऑडिट तुम्हारी देखी नहीं है, पर वो एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसको स्टैंडर्ड की नॉलेज है, वो तुम्हारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फाइल देख के, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिकॉर्ड देख के ये समझ जाए कि तुमने प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करे थे, तुमने एविडेंस कौन से ऑब्टेन करे थे, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर तुमने एड्रेस करे ड्यूरिंग द ऑडिट, कौन से प्रोफेशनल जजमेंट तुमने लिए, किस किस एरिया में प्रोफेशनल जजमेंट लिए, उसको सब समझ में आ जाए। बात खत्म, डन, टॉपिक इज क्लोज। आधा टॉपिक हो गया तुम्हारा। देखो, the auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the auditor to understand कौन से प्रोसीजर तुमने परफॉर्म करे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। नोट नंबर 1 इसके लिए देखेंगे अभी। रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस गैदर, दैट इज बेसिकली ऑडिट एविडेंस गैदर वाले पॉइंट है ये। एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट मेड ड्यूरिंग द ऑडिट। डन, डन डन। वापस ऐसा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना कि एक्सपीरियंस ऑडिटर को, जो ऐसा एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसको कोई नॉलेज नहीं थी रिगार्ड इन, जिसको कोई कनेक्शन नहीं था विद ऑडिट, वो अंडरस्टैंड कर पाए व्हाट नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस गैदर, एंड थर्ड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, और सिग्निफिकेंट जजमेंट जो तुमने लिया ड्यूरिंग द ऑडिट, वो उसको समझ में आ जाए। डन। अब नोट नंबर 1 में आ जाओ। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और है। यही तो नोट्स की खासियत है। देखो क्या लिंकिंग है। देखो, ऑडिट प्रोसीजर किसने परफॉर्म करे, डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, ये भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आना चाहिए। अच्छा, किसने रिव्यू करे, हु रिव्यूड द वर्क, डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, कब तक रिव्यू हो गया था, किस हद तक रिव्यू हुआ था, सब कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से समझ में आ जाना चाहिए एक्सपीरियंस ऑडिटर को। ठीक है सर। हु परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड डेट, ऑन डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड, हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, डेट एंड एक्सटेंट, सारी चीजें। एंड फर्स्ट पॉइंट एक और है इसका, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मेटा टेस्टिंग। बेसिकली जो भी असर्शंस होते हैं, लेट्स से आपने पीपीई का एग्जिस्टेंस चेक करा, आपने उसकी लेट्स से वैल्यूएशन चेक करी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ जाना चाहिए एक्सपीरियंस ऑडिटर को कि किससे रिलेटेड, कौन से कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड अलग ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम देखते हैं ये चीज़ें। ठीक है, डन। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। ये जो लास्ट छोटा सा बॉक्स है, ये तुम खुद से रीड करोगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और एक छोटा सा चीज़ और देख लो, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। इट हेल्प्स टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इफेक्टिव रिव्यू हो सकता है, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज फाइनलाइज। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऑडिटर ने टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा, और ईयर एंड पे जब ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर हो रही थी ना, तब उसने सारा डॉक्यूमेंटेशन एक साथ कर लिया। तो आप बोलोगे नहीं ये गलत है, और क्यों गलत है, क्योंकि टाइमली प्रिपरेशन ऑफ एडी हेल्प्स, उसके एडवांटेजेस बता दोगे।
क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़िया रहेगी, रिव्यू बढ़िया रहेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस जो गैदर करे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, उनको आप री-इवैल्यूएट कर सकते हो, कुछ मिसिंग है तो वापस कर सकते हो, ये चीज़ें लिख सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इस पॉइंट को। ठीक है, डन डन डनाडन, आ जाओ। देन फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रिपेयर करा, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, किस हद तक आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है, मतलब ज़्यादा करना है, कम करना है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, size and complexity of the entity, nature of the audit procedure performed, nature of the extent of exceptions identified, identified rumum, significance of audit evidence obtained। सिंपल है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करोगे। ऑडिट प्रोसीजर्स जो तुमने परफॉर्म करे, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स तुमने लगाए, उस पर भी डिपेंड करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करना है, कम करना है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, अरे बड़ी एंटिटी है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, तो ऑब्वियसली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, कोई मिसस्टेटमेंट या कोई डेविएशन आइडेंटिफाई हुआ है तो उसके बेसिस पे भी डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करेगा, ज़्यादा करना है, कम करना है। ठीक है, देन significance of the audit evidence obtained and audit methodology and the tools used, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर असिस्टेड, CAAT, मतलब आप बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, वो सब उसके बेसिस पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एक पॉइंट ध्यान रह जाए बहुत बढ़िया, नहीं ध्यान रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली पॉइंट क्या है, अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से क्लैरिटी नहीं आ रही है अबाउट द कंक्लूजन, कि क्या कंक्लूजन ऑडिटर ने ड्रॉन करा है वाइल अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस जो गैदर करा है, उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उसका अलग से आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है ताकि समझ में आ जाए। नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रेडिली determinable determinable from the documentation of the work performed or the audit evidence obtained। ठीक है, डन। द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट, सर एक तो रूमम वाला पॉइंट आ गया, ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एक्सेप्शन वाला पॉइंट आ गया, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड द टूल्स यूज, और एक पॉइंट, नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस ऑफ कंक्लूजन नॉट ईजली डिटर्मिनेबल। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट के। डन। लो भाई, आपका एक पेज कंप्लीट हो गया और मान के चलो कुछ भी नहीं छोड़ा अपन, एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया। आ जाओ इधर आओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं सेकंड पेजेस का। ऑल राइट, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब एक टॉपिक है इसमें, असेंबली ऑफ अ फाइनल ऑडिट फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कंसेप्ट को पहले समझो। देखो, तुम्हारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तुम्हारी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन करा था, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर सारे परफॉर्म हो जाने चाहिए, एविडेंस सारे गैदर हो जाने चाहिए, कंक्लूजन सारे ड्रॉ हो जाने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। क्या बोला जाता है, तुम्हारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है सर, अब तुम बोलोगे सर वो 60 डेज की टाइम लिमिट क्या है, 60 दिन की टाइम लिमिट तुम्हें और देती है फॉर फाइनल कंप्लीशन। एक्चुअल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये जो 60 दिन की जो टाइम लिमिट मिलती है ना, ये तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस करने देते हैं। ये नहीं कि तुम यहाँ पे कोई ऑडिट प्रोसीजर लगा दो नया, कोई ऑडिट एविडेंस चिपका दो, नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जिसके लिए तुम्हें 60 डेज मिलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दूंगा, पर एक चीज पहले माइंड में ये बिठाओ कि कोई ऑडिट प्रोसीजर नए नहीं लगाओगे, कोई ऑडिट एविडेंस नया गैदर नहीं करोगे इस समय में। ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद में क्या ही कर लोगे भाई, तुम ऑडिट रिपोर्ट हो गई खत्म। ठीक है, नेक्स्ट 60 डेज इज फॉर असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट प्रोसेस विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। पहली बात तो ये। ठीक है सर, उसके बाद में एक और छोटी सी चीज समझो, ये जो तुमने ऑडिट रिपोर्ट का साइन वाइन कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन तुमने करे हैं, बनाए हैं, ये तुम्हें कब तक रिटेन करने हैं, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक रिटेन करने हैं, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर।
विच एवर इज लेटर वाली डेट से 7 ईयर्स तक तुम्हें अपने रिकॉर्ड में रखना है। इससे ज़्यादा रख लो कोई दिक्कत नहीं, पर मिनिमम साइड में 7 ईयर्स का क्राइटेरिया है। ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है। अब आ जाओ इधर नोट्स पे। पहले तो ऑडिट फाइल की डेफिनेशन दे रखी है। ऑडिट फाइल क्या है? मे बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म containing a record that comprise the audit documentation for a specific engagement। फिर एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट कितना है? नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट ये चीज समझो, दिस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। और कोई भी तुम यहाँ पे नए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, नए एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, नए कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है वो अलाउड है। चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। अच्छा, एक बार तुम्हारी फाइल रेडी हो जाए उसके बाद में, मतलब 60 दिन के बाद में तो तुम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है। और ये तुम्हें रिटेन कब तक करना है? 7 ईयर्स, मिनिमम 7 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और इफ लेटर द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। वैसे भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड नहीं होता है सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। अगर फाइल में है इसको हटा दो। सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स। फॉर एग्जांपल, परचेज की फाइल में सेल का डॉक्यूमेंट लगा हुआ था, वो सेल की फाइल में लगना चाहिए, तुमने भाई सॉर्टिंग कर दी, वो क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी वर्किंग पेपर को। ठीक है, वो अलाउड है। कोई चेकलिस्ट थी, उसमें साइन वाइन मार दिया, साइनिंग ऑफ कंप्लीट चेकलिस्ट। ठीक है सर। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Documenting audit evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the audit report। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ऑडिट रिपोर्ट से पहले तुमने कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी मैनेजमेंट से, उन्होंने मेल पे दे दी थी, सब कुछ हो गया था, डिस्कशन हो गया था, अग्रीड हो गए थे। बट वो क्या, मेल का प्रिंट आउट लेना तुम भूल गए थे। तुम प्रिंट आउट लेके चिपका सकते हो सर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में। हाँ, अरे एविडेंस तो ऑलरेडी गैदर हो गया था ना, बस उसको लगा फाइल में लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर हैज ऑब्टेन, डिस्कस एंड अग्रीड विद द रेलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कंसेप्ट को ध्यान में रख के चलो। डेट्स, टाइम लिमिट ध्यान में रख के चलनी है सर, 60 डेज। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं, कोई नए ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं, बस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स ध्यान में रख के चलो। और फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें मिनिमम 7 ईयर्स का रिटेंशन करना पड़ेगा। दैट्स इट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। डन। डन डनाटन। अब आ जाओ एक, पहले तो एक छोटे से टॉपिक पर आ जाओ यार। कंप्लीशन मेमोरेंडम। कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है? अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, मतलब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर है ना, प्रिपेयर एंड रिटेन अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी। एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक समरी बना लेता है जिसको कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं। उस समरी में क्या आता है? जो भी तुमने सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाई करे थे ड्यूरिंग द ऑडिट, और वो मैटर कैसे तुमने एड्रेस करे थे, उनकी एक समरी बना ली जाती है। सर क्यों? एक सिग्निफिकेंट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, तुमने उसका डॉक्यूमेंटेशन करा, उसकी समरी बना ली। अब कोई सपोज कर रिव्यू कर रहा है, EQCR वाला रिव्यू कर रहा है एग्जांपल के लिए, तो वो क्या सबसे पहले वही खोलेगा, अरे यार लेके आना है यार वो तेरी कंप्लीशन मेमोरेंडम की वो समरी लेके आना है यार, सिग्निफिकेंट मैटर तूने क्या कैसे आइडेंटिफाई करे थे, कैसे तूने एड्रेस करे थे। हेल्प हुआ नहीं हुआ? यही बात कर रहा है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंट मैटर तुम्हें फ्यूचर ऑडिट्स में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सबको पता है भाई ये सबसे खतरनाक एरियाज थे। पॉइंट इज क्लियर। तो सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, particularly for large and complex audit. Further, the preparation of such a summary may assist auditor consideration of significant matter. क्या ये बात आपको समझ में आती है? बाकी एक छोटा सा ये पॉइंट इररेलेवेंट पॉइंट है, ध्यान में रख के चल लेना कि कोई ऐसा कुछ पॉइंट है क्या कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जैसे 230 का अपना ऑब्जेक्टिव है, 560 का अपना ऑब्जेक्टिव है, तो किसी स्टैंडर्ड का कोई ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होना रह गया है क्या, उससे रिलेटेड बातें कर रखी है कि इट में हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल रेलिवेंस एसेस ऑब्जेक्टिव दैट ऑडिटर कैन नॉट अचीव। ठीक है। डन। ये बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रख के चल लेना, एग्जाम में याद आ जाए लिख देना, बाकी मेन तो वही रख कंप्लीशन मेमोरेंडम का। कंप्लीट। डन। आ जाओ अब लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी ट्रिकी है,
तो इसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, समझना, एग्जाम में तभी लिख के आ पाओगे, वरना सीधे रटने की कोशिश करोगे, जीरो हो जाओगे एग्जाम में, कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। देखो, पहली चीज, कोई मैटर सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आपको केस की बिल्कुल स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। अब क्या, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। देखो, आराम से पढ़ना। पहला पॉइंट, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग। आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए और ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद में ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, तो मुझे बताओ क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं है? बिल्कुल है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, ऐसा ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद में लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट, या ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने रोमम असेस करा था ना, जो आपने रोमम असेस करा था ना, उसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लेट्स से भाई रोमम असेस लो करा था, अब प्रोसीजर्स लगाने के बाद में ऐसा लग रहा है यार गलत असेसमेंट हो गया। अगर गलत असेसमेंट हो गया तो रोमम को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और अगर रोमम रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे? यस सर, एंड द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू द दोज रिस्क, दैट इज SA 330 फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सर क्या क्या है वापस बता दो। मैंने कहा देख, ऑडिट प्रोसीजर तूने लगाया है, पर ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। और दूसरा क्या, आपको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज अ नीड टू रिवाइज असेस रोमम। ठीक है, और रोमम को अगर रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी तुम्हें रिवाइज करनी ही पड़ेगी। डन, डन। अच्छा, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स। आप नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर लगा नहीं पा रहे, चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट मैटर है या नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाएगी तो ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करेंगे? इजी, समझ में आया? डन। एंड एक पॉइंट है कि कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली जिसके कारण आपको SS 705 में मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई करना पड़ेगा तो भाई मॉडिफिकेशन का तो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया। या कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिसके जो आप SS 706 में EOM पैराग्राफ में इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। ठीक है, और बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन तो आप सबकी सभी का करते हो, रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजंस ड्रॉन। ठीक है, ये एग्जांपल्स क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है? रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग। सर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, या मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आई नीड टू रिवाइज रोमम और उसके अकॉर्डिंगली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर मेरे को बड़ी डिफिकल्टी महसूस हुई ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने में, या ऐसे कुछ फैक्टर जिसके कारण मैं SS 705 में मॉडिफिकेशन पे जाऊंगा, या SS 706 में EOM पैराग्राफ इशू करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, डन। क्लैरिटी है, याद करने पड़ेंगे भाई पॉइंट्स ये। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, इसकी लैंग्वेज तो जोरदार है। Important factor in determining the form, content and extent of audit documentation of significant matter is the extent of professional judgment. As an auditor, you need to take a professional judgment in deciding how I need to document, कितना मुझे डॉक्यूमेंट करना है, इसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट लगता है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आपको आपके प्रोफेशनल जजमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। सर मतलब देर इज अ केस, देर आर सम एग्जाम्पल्स जो स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, where examples of circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of professional judgment। जो आपने प्रोफेशनल जजमेंट लिया, किस बेसिस पे लिया, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वेयर मैटर एंड जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, 3 पॉइंट है इसके, मेन जो 3 पॉइंट है ना, उनकी लैंग्वेज बड़ी टफ है। देखो, रैशनल, रैशनल इज बेसिकली लॉजिक। Rational for the auditor conclusion when a requirement provides that auditor shall consider certain information or factors and the consideration is significant in the context of a particular engagement। अरे क्या बोल रहा है?
हमें तो समझ ही नहीं आया। शेल कंसीडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फैक्टर, ये लिखना पड़ेगा। तुमने बहुत जगह देखा होगा कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते समय उसको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है, उसको कुछ फैक्टर्स, अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग टॉपिक्स में कुछ फैक्टर्स के बारे में बातें करते हैं। तो उन फैक्टर्स को कंसीडर करके ऑडिटर ने क्या कंक्लूजन करा, क्योंकि फैक्टर्स को कंसीडर करा मतलब प्रोफेशनल जजमेंट यूज कर रहा है। उन फैक्टर्स को कंसीडर करके ऑडिटर ने क्या लॉजिकली जजमेंट, क्या लॉजिकली कंक्लूजन पे आया, कैसे कंक्लूजन पे आया, ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट करना है। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? मतलब शेल कंसीडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जहां पे आप फैक्टर्स कंसीडर करते हो, उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लेता है, मैनेजमेंट एस्टिमेट। अब वो मैनेजमेंट के एस्टिमेट रीजनेबल है क्या, तुम कैसे कंक्लूड कर रहे हो, इसका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना है। द बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो मैनेजमेंट का जजमेंट रीजनेबल है, तुम कैसे कंक्लूड कर रहे हो, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट। ठीक है। थर्ड पॉइंट को समझना, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट तुम्हारे स्कोप के बाहर है। ठीक है सर, बाहर है, टाटा बाय बाय। बट व्हाट इफ कोई ऐसा इंडिकेशन मिले जिसके बेसिस पे तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट में कुछ डाउट आ रहा है, डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी में सर डाउट आ रहा है, सर 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 हमारी स्कोप के बाहर है, पर हमने कुछ करा, उसके बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाया, कुछ इंडिकेशन हुए जिसपे डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी पे डाउट आ रहा है, तो भाई तुझे कुछ करना पड़ेगा। अब व्हाट यू नीड टू डॉक्यूमेंट, कि तूने कैसे कंक्लूजन पे आया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी, मतलब सॉरी, ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट इज ओके। ऑथेंटिसिटी सही है या नहीं है, कैसे तू उस कंक्लूजन पे आया, तुझे उसको भी डॉक्यूमेंट करके चलना है। यही पॉइंट आपका दे रखा है, रीड कर लेना। पॉइंट इज क्लियर? ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट तुम्हारा काम नहीं है, बट अगर इंडिकेशन मिला तो चुप बैठोगे क्या? नहीं चुप बैठेगे सर, हम देखेंगे, हम आगे प्रोसीजर्स लगाएंगे, और उसी प्रोसीजर्स के बेसिस पे जो तुम कंक्लूजन्स पाए ना, उसका तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या? दिस कंप्लीट्स योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का बढ़िया सा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।